जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 साला पूर्व शिक्षा परिचय पार्ट से ये मैंने लिया है बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बालक साला से पूर्व उसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। शाला पूर्व की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षाएं, सीखने की प्रक्रिया, मानसिक, बहुत सारे इसमें दिए हैं। अभ्यास का नियम, थर्नडाइक का सीखने का नियम, बालक का शारीरिक गत्यात्मक विकास, ये सारे टॉपिक इसमें मैंने लिए हैं। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर, इसकी 2 से 3 क्लासें बनेंगी इस शाला पूर्व शिक्षा परिचय वाले पार्ट से। तो मैंने इसको कोशिश करी है कि आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाए। तो यहाँ से अगर आप पूरी तैयारी करते हैं, सभी वीडियो देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 45 अंक में से 45 अंक यहाँ से तैयार रहेंगे। तो सभी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। डेली मैं 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक तो बाल विकास का चल रहा है, दूसरा संचार वाले पार्ट से चल रहा है। दोनों ही आप लोगों की डिमांड पर है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो देखिए जो बालक है वो कई तरीके से सीख सकता है। परिचर्चा करके, प्रश्न पूछकर, अपनी जिज्ञासा दिखाकर, मतलब एक तरह से संकेत कर कई तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, कह रहा है कि निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। चौथा है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो दूसरे का जो सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, कह रहे हैं कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो पहला है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, दूसरा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तीसरा है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, चौथा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए एक अध्यापक का जो कार्य होता है या सर्वोत्तम कथन उनके लिए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऐसा हर अध्यापक को मानना चाहिए। मेरा मानना भी ऐसा ही है और जो शिक्षा प्रणाली उसका भी यही मानना है। चौथा है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम है? पहला है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तीसरा है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। चौथा कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, मतलब सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। तो करेंगे, जब आप कुछ काम करेंगे तो उसमें असफल भी होंगे, सफल भी होंगे। पांचवा प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। यह उदाहरण है श्रृंखलायत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या प्रत्यय अधिगम का, या ये सभी। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? ये से कहते हैं श्रृंखलायत अधिगम का। चले प्रश्न नंबर 6वां है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता, आयु। तो देखिए यहाँ से 6वें का आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। 7वां प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान, विध्वंसक होना। तीसरा है अवदान संबंधी बाधा विकार। चौथा है अभिप्रेरणा का अभाव। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा अवदान संबंधी बाधा विकार। तो जो अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है जो अवदान संबंधी बाधा विकार से
प्रश्न नंबर 8वां है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो पहला है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं। बी है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। तीसरा है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। चौथा है सभी छात्रों के लिए। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा सभी छात्रों के लिए। जो रचनात्मक लेखन का जो नियोजन है वो सभी के लिए। प्रश्न नंबर 9 है कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते। शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, उत्सुकता, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, कह रहे हैं कि सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कॉलर ने, टॉलमैन ने, वुडवर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, टॉलमैन ने किया है। ठीक है। 11वां प्रश्न है सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है अभ्यासन, अनुकूलन, निष्पादन, मूल प्रवृत्ति। तो देखिए 11 का जो आंसर क्या हो जाएगा, निष्पादन आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 12 है करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान होता है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है। सी है परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश, देखभाल महत्वपूर्ण है। चौथा है परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, योगदान है। तो परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश, देखभाल का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 14, कह रहे कि जब बच्चा दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण, अनुबंधन। तो 14 का जो आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं अनुकरण कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 है बालक में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है उपरोक्त स्थान। छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों से बिल्कुल बात न करना। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। 16 प्रश्न है कि किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है। रटने का, तत्परता का, बहु प्रतिक्रिया नियम, व्यवस्थित प्रतिक्रिया या व्यवस्थित प्रक्रिया का नियम। तो 16 का आंसर हो जाएगा तत्परता नियम। 17 प्रश्न है कि कह रहे हैं कि बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं। तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक क्लेश के कारण, ये सभी। तो ये सभी कारण हो जाएंगे करेक्ट जिनके कारण विद्यालय में असफल होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है। स्किनर, हल, एगर्टी, पॉवलव। तो ये 3 का जो आंसर हो जाएगा हल। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो क्योंकि यही आप इससे थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। चले अगला प्रश्न है 19 कॉलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। 19 का आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर है आपका 20वां थर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। परिणाम का नियम, सादृश्यीकरण का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा सादृश्यीकरण को छोड़कर तत्परता, अभ्यास, परिणाम ये सभी हो जाएंगे। 21 जो प्रश्न है कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा उपस्थिति का नियम।
अगला प्रश्न है 22। फ्रॉयड ने विकसित किया है सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल एवं प्रयास का नियम या मनोविश्लेषणवाद का। तो जो फ्रॉयड साहब ने जो किया है मनोविश्लेषणवाद का। प्रश्न नंबर है 23। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो देखिए यहाँ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 15। तो 23 का आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष को। 23। जब यह कह सकते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। पियाजे, पावलोव, कोलबर्ग या स्किनर। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा पियाजे साहब। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो देखिए ये थे 25 प्रश्न, इसको 3 भागों में बांटा गया। ये बड़ा चैप्टर है तो मैं इसको आपको जल्दी ही कल वीडियो लेकर आऊँगा। शाम की क्लास आपको 7 बजे फिर डर जाएगी, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। आपसे पैसे तो लेते नहीं, और ऑफलाइन वीडियो का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। यही ऑनलाइन वाले टीचर होते 1 घंटे से ज़्यादा समय लेते। थैंक यू दोस्तों। शाम को 7 बजे एक वीडियो का इंतज़ार रहेगा, ठीक है।